हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी अकेडमी पर। आज हम यहाँ पर एक बार फिर से समसामयिक विषय पर चर्चा करेंगे कुछ टॉपिक्स को लेकर जो कि आपकी यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये दोनों ही एग्ज़ाम अभी अक्टूबर में होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए भी करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और इस परिदृश्य हम यहाँ पर करंट अफेयर सीरीज़ के तहत इसकी चर्चा करते हैं। तो आज भी देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर रिलायंस जियो की 5G प्रौद्योगिकी को लेकर चर्चा हो रही है। हाल ही में अभी रिलायंस की वार्षिक समिट जो उनकी होती है, वार्षिक जो बैठक होती है, वहाँ पर उनके मुकेश अंबानी जो मुखिया हैं उनके द्वारा कुछ घोषणाएं की गई जो कि यहाँ पर चर्चा का विषय रही हैं। जैसे कि सबसे पहली बात यहाँ पर 5G प्रौद्योगिकी को लेकर हुई है। 5G जो प्रौद्योगिकी है, रिलायंस जियो के द्वारा इस तकनीकी के विकास की बात कही गई है, और ये भी कहा गया है कि 2021 तक इसके परिचालन की यहाँ पर संभावना है। वर्तमान समय पर इस पर परीक्षण कार्य किया जा रहा है। हाल ही में जियो में कई सारी कंपनियों के बड़े बड़े यहाँ पर, चाहे फेसबुक हो या फिर आपकी आरामको जैसी अन्य संस्थाएं जो इनके पेट्रोलियम में निवेश कर रही हैं। जियो में वर्ल्ड की कई सारी अलग अलग कंपनियों, कम से कम ऐसी 10 से 12 कंपनियों ने निवेश किया है। हाल फिलहाल यहाँ पर गूगल के द्वारा भी इसमें 33,737 करोड़ का निवेश करके 7.7% की हिस्सेदारी खरीदी गई है। जियो प्लेटफॉर्म के बारे में अगर हम और चर्चा करें, तो अगर हम इसे समझें कि यह किन किन विषयों को लेकर कार्य करता है, तो यहाँ पर देखें तो यह लगभग 20 स्टार्टअप्स के साथ 4G, 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन तकनीकी, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकी पर कार्य कर रहा है। और ये सभी जो तकनीकें हैं वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी सारे कार्य यहाँ पर किए जाने हैं। और इनका जो फ़ायदा अगर आप देखें तो यह फ़ायदा इन तकनीकों का होगा कि जिसके माध्यम से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और विनिर्माण के क्षेत्र में हमें ज़्यादा बेहतर और अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में कार्य प्रक्रियाएँ आसान हो जाएंगी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सुविधाएं हों, चाहे उनको ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तकनीकी हो। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो यहाँ पर 5G तकनीक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये तकनीकी है क्या। देखिए, 5G जो तकनीकी है, ये एक लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन आधारित अगली पीढ़ी की तकनीकी है। ये मीमो पर आधारित है, अर्थात मल्टीपल थ्रेड या मल्टीपल आउटपुट पर मुख्यतः, या मल्टीपल इनपुट इसे हम कहते हैं, और मल्टीपल आउटपुट। इसके माध्यम से हम जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड को यहाँ पर बेहतर करते हैं। इंटरनेट मार्जिन जो कि एक स्पीड से डाउनलोडिंग अपलोडिंग के बीच की जो कह सकते हैं एक समय लगने वाली बात है, तो इंटरनेट जो मार्जिन है वो लगभग 1 GB पर सेकेंड होगी, और जो डाउनलोडिंग की स्पीड होगी वो 952 MBPS होगी। तो यहाँ पर स्पीडिंग कह सकते हैं कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड यहाँ पर 5G तकनीक के अंतर्गत 4G तकनीक से काफ़ी बेहतर होगी। इसके अतिरिक्त नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए 5G तकनीक में टाइम डिवीज़न डुप्लेक्स का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वर्तमान समय में कोविड-19 के पश्चात ज़्यादातर जो कार्य हैं वो इंटरनेट आधारित हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गए हैं, जिसके कारण नेटवर्क काफ़ी दबाव पड़ा है। और 5G तकनीक के माध्यम से यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड जो होती है वो सक्षम बनी रहे सभी कार्यों को संचालित करने के लिए, तो वहाँ पर इसके लिए TDD का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 4G के संचार में यहाँ पर जिस तकनीक का प्रयोग होता था, वहाँ पर इस तकनीक के बजाय 5G तकनीक में बिजली के खंभे, छत में लगे छोटे सेल स्टेशन इत्यादि का उपयोग किया जाएगा, जिसके कारण ऊर्जा की कम खपत होगी, लागत कम होगी, और आपका बजट भी यहाँ पर बचत हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 2022 तक 5G के प्रयोग की संभावना यहाँ पर व्यक्त की है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 5G तकनीक जो होगी काफ़ी कारगर हो सकती है हमारे सभी प्रकार के क्रियाकलापों को लेकर, कार्य प्रक्रियाओं की तीव्र गति को लेकर, ऊर्जा की खपत को लेकर, लागत इत्यादि को लेकर। 2022 तक अगर इसकी लागू होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य अनुप्रयोगों के बारे में भी चर्चा करते हैं। यह तकनीक बड़ी संस्था में उपकरणों को एक साथ संचालित करने, लंबे समय के लिए बैटरी लाइफ के लिए, और 5G नेटवर्क के LTE के उन्नत प्लेटफॉर्म का निर्माण करेगी। इसके अतिरिक्त इसमें 2 नैरो बैंड का उपयोग किया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्नत मशीन प्रकार के संचार और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इसमें विकसित किया जाएगा। तो संचार जो प्रणाली है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यहाँ पर नैरो बैंड्स के माध्यम से विकसित किया जाएगा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या है कि इसमें कम ऊर्जा का उपयोग होगा और विकिरण भी कम उत्पन्न होगा। इसके माध्यम से जो होता है इंटरनेट की स्पीड अच्छी रहेगी और तीव्र गति से वहाँ पर संचरण होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है IoT के लिए एक नेटवर्क के रूप में भी बनाया गया है, अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए इसे नेटवर्क के रूप में भी विकसित किया गया है।
इसे यूटिलिटी मशीन, औद्योगिक उपकरण, ऑटोमोबाइल, शहर की आधारिक संरचना, सार्वभौमिक सार्वजनिक सुरक्षा आदि के एक दूसरे से संबद्ध हो जाएंगे। तो मुख्यतः इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है जिसके माध्यम से आपके कमांड पर वहाँ पर चीज़ें संचालित होना प्रारंभ हो जाती हैं। जो भी आपकी जैसे मशीन है, एसी है, उपकरण है, ऑटोमोबाइल हैं, वो सिर्फ आपके कमांड पर ही वहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगी और इसे ही हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये 5G तकनीक को लेकर हाल ही में जो घोषणाएं हुई हैं उसकी तकनीक को हमने यहाँ समझा और यहाँ पर रिलायंस जियो के अंतर्गत जो भी डेवलपमेंट हो रही हैं उसके बारे में चर्चा की। भारत के पहला ट्रांसशिपमेंट हब की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए, कोच्चि के बंदरगाह वल्लारपदम टर्मिनल को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये क्या है वल्लारपदम जो होता है, वल्लारपदम टर्मिनल है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इस टर्मिनल को कोच्चि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम दो अलग अलग नामों से या तो कोच्चि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल कहें या वल्लारपदम टर्मिनल कहें, दोनों एक ही बात है। यह भारतीय तटरेखा पर स्थित है और तथा सभी मानदंडों को पूर्ण करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्गों से निकटता के लिहाज से सबसे श्रेष्ठ जगह पर स्थित भारतीय बंदरगाह है। यह सभी भारतीय पीकर बंदरगाहों से न्यूनतम औसत समुद्री दर पर स्थित है। जो भी निकटतम आपके बंदरगाह हैं उनसे न्यूनतम औसत दूरी पर है। इसकी कनेक्टिविटी मुद्दों से लेकर कोलकाता तक भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर संभव बंदरगाहों तक उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कनेक्टिविटी के मुद्दों की, अगर हम बात करें तो ये कोलकाता पश्चिमी और पूर्वी सभी प्रकार के बंदरगाहों से अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। कम समय पे आप वहाँ ट्रैवल आउट कर सकते हैं। भारत के प्रमुख भीतरी इलाकों के बाज़ारों से इसकी अच्छी निकटता है और इसमें आवश्यकता अनुसार बड़े जहाज़ों को प्रतिबंध करने और क्षमता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा भी मौजूद है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी ये बेहतर है आपकी कनेक्टिविटी के लिहाज से, रणनीतिक तौर पर, क्योंकि ये पूर्वी और पश्चिमी बंदरगाहों को जोड़ने का भी कार्य करता है। भीतरी इलाकों के साथ अच्छी निकटता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बुनियादी ढांचा ऐसा है जिसके माध्यम से हम इसकी क्षमता को भी बेहतर कर सकते हैं। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है इसके बारे में चलिए समझ लेते हैं। या कंटेनरों को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है तथा बाद में गंतव्य के लिए दूसरे जहाज़ों में स्थानांतरित किया जाता है। ट्रांसशिपमेंट हब वास्तव में बंदरगाह पर वो टर्मिनल हैं जो कंटेनरों को संभालते हैं। सिंगापुर बंदरगाह एक प्रसिद्ध ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। तो मुख्यतः मैं आसान शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर जहाज़ों के द्वारा जो भी शिपमेंट आती है उसको यहाँ पर आपको संग्रहित किया जाएगा। उसके बाद इसको जिस भी जहाँ भी मूवमेंट करना है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, उसके बाद यहाँ से उसको मूवमेंट कराया जाएगा, उसको भेजा जाएगा उसको दूसरे बंदरगाहों पर या शिप के माध्यम से। सिंगापुर में ऑलरेडी यहाँ पर एक चीज़ें ट्रांसशिपमेंट के तौर पर काम कर रहा है। इसके बाद तीसरा यहाँ पर टॉपिक आज का है निष्ठा कार्यक्रम। निष्ठा क्या है, इसको जो चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आंध्र प्रदेश के शिक्षा से जुड़े 1200 प्रमुख व्यक्तियों के लिए पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है। तो यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा ये शुरू किया गया है, ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम है जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है और जानते हैं इसके बारे में। निष्ठा का फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट है। यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसे 21 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश भर में लाखों शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर शिक्षकों के लिए कार्यक्रम है जो कि उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देने से रिलेटेड है। निष्ठा कार्यक्रम के प्राथमिक स्तर पर सभी सरकारी स्कूलों, सभी शिक्षक और स्कूल प्राय इसमें सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर मुख्यतः प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को यहाँ पर इसके अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा। अन्य क्या विशेषताएं हैं निष्ठा कार्यक्रम की, इसमें देखिए पहला पॉइंट बताया गया है कि निष्ठा के तहत विकसित किए गए प्रारूपों के द्वारा बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाएगा। तो पहली चीज़ जो इसमें की जाएगी बच्चों के समग्र विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। दूसरा, यहाँ पर 2300 प्रमुख संसाधन व्यक्ति और 17.5 लाख शिक्षक और स्कूल निष्ठा से लाभान्वित होंगे। तो यहाँ पर 2300 मतलब 23,000 यहाँ पर 23,000 प्रमुख संसाधन जो से संस्थाएं हैं वो इससे जुड़ेंगी और साथ ही 17.5 लाख शिक्षक और स्कूल इससे रिलेटेड होंगे। ऑनलाइन हो जाने से इसका लाभ अधिक शिक्षकों तक पहुँचेगा। इस कार्यक्रम में बच्चों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करने और प्रशिक्षण प्रदान हेतु डिज़ाइन किया गया है।
तो मुख्यतः बच्चों को किस तरीके से हम प्रेरित कर सकते हैं फ्यूचर को लेकर, शिक्षा को लेकर और अन्य क्रियाविधियों को, कार्यक्रमों को लेकर। इसके लिए शिक्षकों को किस तरीके से वहाँ पर उनको प्रशिक्षण, मतलब कि बच्चों को किस तरह प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसके लिए मुख्यतः यहाँ पर जो फोकस रहेगा वो वहाँ पर ट्रेनिंग शिक्षकों पर रहेगी, उनको वहाँ पर ट्रेन किया जाएगा और इसी के तहत यहाँ पर एक डिज़ाइन सुनिश्चित किया गया है। इसमें पाठ्यक्रम सहित स्वास्थ्य कल्याण, व्यक्तिगत सामाजिक गुण, कला, स्कूली शिक्षा, विषय विशेष शिक्षा, शिक्षण शिक्षा में आईसीटी, नेतृत्व क्षमता, पूर्व विद्यालय शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा आदि को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर कई अलग अलग विषयोगत आधार पर कई अलग अलग स्थितियों को इसमें समाहित करते हुए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला टॉपिक है कोविड-19 को लेकर डायग्नोस्टिक किट। यहाँ पर कोरोश्योर यहाँ पर तैयार की गई है। कोरोश्योर ये क्या है, किसके द्वारा तैयार की गई है? हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर को डिजिटल माध्यम से लॉन्च किया गया। क्या है ये किट? यह ICMR द्वारा अनुमोदित कोविड-19 के लिए बना पहला जांच मुक्त परीक्षण है। पहला जांच मुक्त परीक्षण है, ICMR के द्वारा अनुमोदित किया गया है कोविड-19 के लिए। इसके परीक्षण को सरकार ने चिकित्सा अनुसंधान निकाय में 1007 संवेदनशीलता और विशिष्टता के साथ मान्यता प्रदान की है। कोरोश्योर किट का विकास IIT दिल्ली द्वारा किया गया है और कोरोश्योर किट का विकास स्वदेशी रूप से किया गया है। तो IIT दिल्ली ने इसे तैयार किया है कोविड-19 के जांच परीक्षण के लिए यहाँ पर, और इसको मान्यता भी, प्रमाणिकता भी सौंपी जा चुकी है और पूर्णतः यह स्वदेशी किट है। लाभ क्या है? यह अन्य किटों की तुलना में बहुत सस्ती है, देश भर में परीक्षण को बढ़ावा देगा, कोरोना वायरस के प्रसार का पता लगाने, उसे नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और इससे भारत के आत्मनिर्भर अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यतः वर्तमान समय में जो है कोविड-19 के अगर हम बात करें कि कोविड-19 के परीक्षण को लेकर सबसे बड़ी समस्याएं हैं किट को लेकर। जितनी ज़्यादा यहाँ पर किट की उपलब्धता होगी और सस्ती होंगी, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर परीक्षण तेज गति से होने की संभावना है। और इसके तहत यहाँ पर इस किट की एक बड़ी महत्ता होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर किटों के होने के कारण ज़्यादा परीक्षण होंगे। और इसके साथ ही साथ दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर बात करें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी प्रोत्साहन मिलता है, जिसके माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं के विकसित होने के स्वरूपों को विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस संदर्भ में भी हम इसे देख सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें प्रसाद योजना को लेकर, यह भी एक कार्यक्रम है। चर्चा का कारण क्या है? केंद्रीय पर्यटन मंत्री राज्य मंत्री केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद, होगा यहाँ पे प्रस्ताव लिखा है, प्रहलाद सिंह जी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में तीर्थयात्री सुविधाओं के विकास परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया है। परियोजना में पार्किंग, पर्यटन सुविधा केंद्र एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विश्व स्तरीय सुविधाओं का विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त यह कार्य प्रसाद योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। मार्च 2017 से जारी इस परियोजना की कुल 45.36 करोड़ रही यहाँ पर लागत रही है। तो यहाँ पर मार्च 2017 से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। अगर आपको पूछा जाए प्रसाद परियोजना प्रारंभ किया गया था तो यहाँ पर 2017 से। योजना के तथ्यों की बात करें तो यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 तीर्थ यात्रा कायाकल्प आध्यात्मिक विरासत संबंधन अभियान मिशन, ठीक है, यहाँ पर योजना प्रारंभ यहाँ पर देखिए किया गया है 2014-15 में प्रारंभ किया गया था और 2014-15 से लेकर मार्च 2017 तक इस परियोजना में अब तक 45.36 करोड़ की लागत आई है। तो प्रारंभिक स्थिति जो है वो 2014-15 से है प्रसाद योजना को लेकर, जिसमें तीर्थ यात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संबंध अभियान को लेकर पूरा जो फुल फॉर्म है ये इसका है, शॉर्ट फॉर्म में इसे प्रसाद कहते हैं, पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है। 100% जो वित्तीय है केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था सार्वजनिक निजी भागीदारी का भी इसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि PPP मॉडल के आधार पर भी इसे विकसित किया जा रहा है और CSR को के तौर पर यहाँ पर कह सकते हैं कि निवेश भी हो रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है? चिन्हित तीर्थ स्थानों एवं धरोहर स्थलों का समेकित विकास, जिसके द्वारा आर्थिक समृद्धि तथा रोजगार को बढ़ावा देना। तो मुख्यतः पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के जो तीर्थ स्थान और धरोहर स्थल हैं उनको विकसित किया जा रहा है। वहाँ पर पर्यटन को लेकर जो भी आधारिक संरचना है उसे डेवलप की जा रही है और इसके माध्यम से यहाँ पर जब पर्यटन के लिए लोग आएंगे तो वहाँ पर आपको इनकम डेवलप होगी और साथ ही साथ यहाँ पर गाइड के रूप में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस योजना के अगर हम लक्ष्य की बात करें तो सड़क एवं की बात करें तो जो प्रवेश बिंदु है जैसे कि सड़क के द्वारा या जल परिवहन के द्वारा अवसंरचना विकास, अंतिम बिंदु तक संपर्क, सूचना केंद्र जैसी मूलभूत पर्यटन सुविधाएं देना है।
तो जैसा मैंने कहा, आधारिक संरचना को आपको डेवलप करना होगा, तो उसके लिए आपको सभी चीज़ों को ध्यान देना है। इसके साथ एटीएम, मनी एक्सचेंज क्षेत्र, लाइटिंग एवं ऊर्जा के नवीनीकरण, ग्लोबों के साथ प्रकाश व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। पार्किंग, पीने के पानी, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, दुकानें, कैफेटेरिया, सभी आश्रम की दूरसंचार, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आज जैसी सुविधाओं का भी इसमें विकास करना है। तो यहाँ पर इस योजना के तहत यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं जो कि पर्यटन क्षेत्र के लिए कहाँ व्यक्ति को होनी चाहिए, चाहे वो अगर रुकना चाहे या फिर उसको कहीं बात करनी हो, किसी प्रकार की नेट का कनेक्टिविटी हो, किसी प्रकार की बीमारी होती है, चिकित्सा के लिए, खाने पीने की चीज़ें, तो हर प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर की यहाँ पर चर्चा की गई थी, जैसे हमने देखा है। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यह गुजरात में स्थित मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव विराजमान है। यह हिंदू सनातन परंपरा के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक यह मंदिर कई बार आक्रांताओं का कोपभाजन बना है। इस मंदिर के आधुनिक भवन के निर्माण का श्रेय श्री सरदार पटेल को जी को जाता है। तो यहाँ पर हम जैसा जानते हैं कि शिव मंदिर है मुख्यतः, जो गुजरात में स्थित है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो इसके अतिरिक्त पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की यहाँ पर चर्चा करते हैं। की चर्चा का कारण है कि हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास निधि HIDF के लिए कार्यान्वयन दिशा निर्देशों को जारी किया गया है। तो यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए जारी किया गया है। परिचय के संदर्भ में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि को कई क्षेत्रों में विकसित सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत 24 जून 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। विकास के लिए बुनियादी ढांचे की अगर बात करें तो निजी क्षेत्र में डेयरी और मीट प्रसंस्करण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन बुनियादी ढांचे के विकास और पशु आहार संयंत्र की स्थापना में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत योग्य लाभार्थी किसान उत्पादक संगठन एक्शन के तहत 8 निजी कंपनियों, निजी उद्यमों होंगे और 10% की मार्जिन राशि का योगदान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लाभार्थी कौन होगा, एक तो किसान उत्पादन संगठन होगा, साथ ही यहाँ पर MSME एक्शन के तहत 8 कंपनियों को इसमें जोड़ा जाएगा जो निजी कंपनियाँ होंगी, साथ ही निजी उद्यम भी होंगे जिन्हें 10% की मार्जिन राशि योगदान करना होगा। तो जो भी यहाँ पर पैसा लगने है उसका 10% मार्जिन यहाँ पर देना होगा इनको। इसके अतिरिक्त उन स्वीकृत परियोजनाओं को ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी जो MSME को परिभाषित सीमा के अंतर्गत आते हैं और गारंटी कवरेज उधारकर्ता की ऋण सुविधा का 25% होगा। तो यहाँ पर यदि MSME सेक्टर के अंतर्गत जो भी ऋण परियोजनाएं हैं, जिनको वहाँ पर कहने का मतलब कि यदि आप MSME सेक्टर के अंतर्गत कोई रोजगार उत्पन्न करते हैं, उसके लिए अगर आपको जो ऋण गारंटी सीमा पर प्रदान किया जाता है उसका 25% यहाँ पर गारंटी कवरेज और उधारकर्ता की ऋण सुविधा के रूप में स्पष्ट तौर पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सरकार साथ ही यहाँ पर वार्ता जो लाभार्थी हैं कह सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत उनको 3% न्याय अनुदान भी प्रदान करेगी। सरकार के द्वारा नाबार्ड के माध्यम से कह सकते हैं सुगंधित यहाँ पर 750 करोड़ रुपए के ऋण गारंटी कोष की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि संशोधित रूप से नाबार्ड को किस के माध्यम से जो भी संशोधित 750 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी कोष की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से यहाँ पर पैसे उपलब्ध कराएंगे। एक तरह के फंड ऑफ फंड्स की सुविधा के तहत यहाँ पर इसको उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। अवसंरचना के अगर लाभ की बात करें तो योग्य लाभार्थियों द्वारा प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से इन प्रसंस्कृत और मूल्य अर्जित संसाधनों का निर्यात बढ़ाने में कह सकते हैं कि मदद मिलेगी। एक तरीके से वैल्यू एडेड जो भी सेवाएं होंगी, चाहे मूल्य वर्धित सामान है या फिर प्रसंस्कृत हैं फूड प्रोसेसिंग के थ्रू, या फिर अन्य प्रसंस्कृत हैं प्रोसेसिंग और प्रोसेस्ड और वैल्यू एडेड जो भी सामान होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगे, उनको यहाँ पर निर्यात में बढ़ावा मिलेगी। साथ ही HIDF में निवेश से न सिर्फ निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि किसानों को भी पशुपालन निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि व आय में बढ़ोतरी होगी। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 35 लाख लोगों को आजीविका का साधन मिलेगा। निजी क्षेत्र के माध्यम से संभावना में कई यहाँ पे कई रास्ते खुलेंगे। इसमें निवेशकों को अपना रिटर्न बढ़ाने में भी मदद मिलेगा। तो इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पर हम पशुपालन के क्षेत्र में यहाँ पर निवेशिक अवसर होंगे, MSME सेक्टर को बढ़ावा मिल जाएगा, रोजगार मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर मूल्यवर्धित और प्रसंस्कृत जो
प्रोडक्ट होंगे उनका निर्यात करने की संभावना बढ़ेगी, तो रिटर्न अच्छा मिलेगा, निवेश बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो किसानों के लिए भी बेहतर है, उनकी आय को दोगुना करने के संदर्भ से भी, और साथ ही साथ भारत को डेयरी प्रोडक्ट और उसके क्षेत्र में एक अच्छा खासा यहाँ पर लाभ मिल सकता है वैश्विक निर्यात के क्षेत्र में। तो आज के लिए यहाँ पर ये सारे टॉपिक हमने देख लिए। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप इन्हें एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे स्टडी कर लीजिएगा। हो सकते हैं इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो आपके एग्जाम में पूछे जाएँ, जो कि ज़रूरी है, इसलिए हमें करंट दिन प्रतिदिन के आधार पर पढ़ते रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।